Híjalo, pero puto. ओमाना एडानन वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, बट एक अफेयर ने कैसे उसे एक मर्डर बनाया और कैसे वो इंटरपोल के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल हुई। 90s के वक्त की ये डॉक्टर आज भी इंटरपोल की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, जिसे इंडियन पुलिस के साथ साथ में मलेशियन पुलिस भी ढूंढ रही है। एंड इतने सालों के बाद में भी किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने इसे एक बार अरेस्ट भी कर लिया था, बट समहाउ वो भागने में कामयाब रही। हे एवरीवन, आई एम सोनल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी सेफ होंगे, खुश होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज का केस है केरला के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के पय्यन्नूर टाउन का, जहां डॉक्टर ओमाना इडानन अपनी फैमिली के साथ में रहा करती थी। ओमाना एक वेल टू डू एंड एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती थी। फैमिली में सभी अच्छी पोस्ट पे थे एंड ओमाना भी ना बचपन से ही स्टडीज में काफी ब्राइट रही है एंड सिंस चाइल्डहुड शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर। जब वो बड़ी हुई तो उसने मेडिकल कॉलेज में ऑफ्थल्मोलॉजी में एनरोल किया। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, ओमाना की शादी डॉक्टर राधा कृष्णन से होती है, जो कि पीडियाट्रिशियन थे। इट वॉज अ अरेंज्ड मैरिज, जो कि ऑफ कोर्स ओमाना की कंसेंट के साथ ही हुई थी। शादी के बाद में उन दोनों ने पय्यन्नूर में ही एक क्लिनिक खोला एंड ये क्लिनिक काफी अच्छा चलने भी लगा था। ओमाना और राधा कृष्णन की मैरिड लाइफ भी काफी अच्छी चल रही थी और साथ ही वो लोग बाकी लोगों की नजरों में बहुत रिस्पेक्टेड भी थे। आगे चल कर ना इनके 2 बच्चे हुए। सो दे वर लीडिंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद देयर 2 किड्स। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि एक खुशहाल फैमिली पूरे तरीके से बिखर गई। सो आगे चलकर कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। इस बात से बिल्कुल अनजान डॉक्टर राधा कृष्णन ने नोटिस किया कि उनका घर अभी बहुत पुराना हो गया है और उसे रिनोवेट करवाने की जरूरत है। सो ये बात उन्होंने ओमाना से कही कि घर काफी पुराना हो गया है तो क्यों ना इसे रिनोवेट करवाया जाए। एंड क्योंकि अभी उनके पास में अच्छे खासे पैसे भी थे, सो ओमाना को भी लगा कि हाँ, रिनोवेट करवा लेना चाहिए। एंड सून दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर। अभी पय्यन्नूर में ही ना डॉक्टर राधा कृष्णन की मुलाकात एक कॉन्ट्रैक्टर से होती है। उसका नाम था पी मुरलीधरन। मुरलीधरन को घर बुलाया गया एंड जल्दी ही रिनोवेशन का काम शुरू हो गया। क्योंकि बच्चे छोटे थे और घर भी ऐसे छोड़ना सही नहीं था, इसीलिए डॉक्टर ओमाना रिनोवेशन के टाइम पे घर पर ही रहने लगी। वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए क्लिनिक जाती थी और वहीं डॉक्टर राधा कृष्णन पूरे टाइम पे क्लिनिक पे होते थे। सो ये टाइम पे ना ओमाना वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग एट होम एंड इसी ड्यूरेशन में ना उसकी मुरलीधरन से थोड़ी थोड़ी बातचीत होनी शुरू हुई और फिर दोनों घंटों एक दूसरे से बात करने लगे एंड इवेंचुअली दोनों क्लोज आए और उनका अफेयर स्टार्ट हो गया। हालांकि मुरलीधरन भी मैरिड था और उसके भी 2 बच्चे थे, बट बावजूद इसके वो भी ओमाना के क्लोज आया। सो कुछ टाइम के बाद में घर के रिनोवेशन का काम खत्म हो गया और इसी के साथ में मुरलीधरन का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। बट बावजूद इसके बिना किसी काम के मुरलीधरन फ्रिक्वेंटली ओमाना के घर आता जाता था। हालांकि वो आता तभी था जब डॉक्टर राधा कृष्णन क्लिनिक पे होते थे, बट नेबर्स को यूं डॉक्टर राधा कृष्णन की एब्सेंस में मुरलीधरन का घर पे आना ऑड लगा और एक दिन बातों ही बातों में किसी नेबर ने उन्हें इस बारे में बता दिया। राधा कृष्णन सस्पिशियस हुए एंड उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि उनकी एब्सेंस में क्या चल रहा था। सब जानने पर उन्हें बहुत गुस्सा आया, बट बच्चों के बारे में सोचकर उन्होंने सिचुएशन को कामली हैंडल करने का डिसाइड किया। उन्होंने ओमाना को समझाया कि जो वो कर रही है ना वो सही नहीं है। हमारी मैरिड लाइफ तो अफेक्ट हो ही रही है, साथ ही हमारे 2 बच्चे भी हैं, उन पर गलत असर होगा और साथ ही मुरलीधरन की भी एक फैमिली है। तुम जो कर रहे हो इससे 2 फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो रही है, सो ये सब यही खत्म कर दो। बट राधा कृष्णन के इतना समझाने के बाद भी ओमाना पे उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। शी वॉज मैडली इन लव विद मुरलीधरन। सो ना उसे अपने बच्चों से कोई अंतर पड़ रहा था और ना ही उसे अपने हस्बैंड से कोई अंतर पड़ रहा था। उसे तो बस मुरलीधरन चाहिए था। सो जब राधा कृष्णन ने कहा कि अब वो मुरलीधरन से ना मिले तो ओमाना ने उनकी बात मानने से साफ मना कर दिया। अपनी वाइफ के अफेयर से फ्रस्ट्रेट होकर राधा कृष्णन ने डिवोर्स लेने का डिसाइड किया। साथ ही में कोर्ट में बच्चों की कस्टडी की भी अपील कर दी। डिवोर्स हो गया और बच्चों की कस्टडी भी डॉक्टर राधा कृष्णन को मिल गई। ओमाना ने घर छोड़ दिया और पय्यन्नूर में ही अलग रहने लगी। उसने एक नया क्लिनिक भी खोल लिया। अब डिवोर्स के बाद में मुरलीधरन और ओमाना साथ घूमते फिरते और ज्यादा टाइम साथ ही रहते थे।
इधर ओमाना ने वहाँ पे क्लिनिक तो खोल लिया था, बट वहाँ कोई आता ही नहीं था। अब तक उसके डिवोर्स और अफेयर की बात सबको पता चल गई थी, तो लोगों ने उसकी नेगेटिव इमेज के चलते क्लिनिक पर आना ही बंद कर दिया था। सो धीरे धीरे ओमाना को लगने लग गया था कि वहाँ के लोग अब उसे वो इज्जत नहीं देते जो वो पहले दिया करते थे। फिर ओमाना ने एक दिन मुरलीधरन से शादी के लिए पूछा, बट मुरलीधरन वॉज अ कनिंग मैन। वो बस अपना टाइम पास कर रहा था, उसका ओमाना से शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं था। साथ ही मुरलीधरन को ओमाना से फाइनेंशियल प्रॉफिट भी था। वो जब भी पैसे मांगता था, ओमाना बिना कोई क्वेश्चन किए उसे पैसे दे दिया करती थी। सो ही सेड इन अ वेरी फॉक्सी वे, देखो इन सब चीज़ों के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ऐसे जल्दीबाजी में वो इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। उसकी वाइफ, बच्चे, फैमिली, उसे देखना पड़ेगा सब। यहाँ साफ पता चल रहा है कि वो इनडायरेक्टली ओमाना को टाल रहा था। इधर मुरलीधरन ने शादी से मना कर दिया था और उधर क्लिनिक ठीक से ना चलने से ओमाना को फाइनेंसेस को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। सो शी डिसाइडेड टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन फॉर वर्क एंड उसने मलेशिया को चूज किया। फिर ओमाना इंडिया छोड़कर मलेशिया चली गई और वहाँ उसने अपना क्लिनिक खोला। लकीली वो क्लिनिक काफी अच्छा चलने लगा, तो फिर वो वहीं सेटल हो गई। एंड इवन आफ्टर मूविंग टू मलेशिया वो अभी भी मुरलीधरन के कांटेक्ट में थी। एंड यहाँ मुरलीधरन उसके कांटेक्ट में इसलिए था क्योंकि ओमाना उसे वहाँ से पैसे भेजती थी। एक दिन ओमाना ने मुरलीधरन को कॉल करके मलेशिया आने को कहा। उसका ये कहना था कि यहाँ वो दोनों साथ में रह सकते हैं विथ फेक नेम्स एंड फेक आइडेंटिटीज। किसी को शक भी नहीं होगा और हम दोनों साथ में भी रह लेंगे। अभी वो टाइम पे ना ओमाना वॉज अर्निंग वेरी वेल, सो मुरलीधरन कन्विंस हो गया। मुरलीधरन को कन्विंस करने के बाद में ओमाना इंडिया वापस आई। इंडिया आकर उन्होंने किसी जान पहचान वाले से फेक डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड्स एंड पासपोर्ट्स बनवाए विथ डिफरेंट नेम्स एंड सक्सेसफुली वो लोग मलेशिया आ गए एंड वहाँ दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। सो थोड़े टाइम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चला, लेकिन मुरलीधरन को तो बस पैसे चाहिए थे, तो पैसों को लेकर उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ बढ़ती ही गई। अभी ये टाइम तक ना ओमाना को कुछ तो रियलाइजेशन हो गया था कि मुरलीधरन को सिर्फ पैसों से मतलब है, बट फिर भी उसने ज्यादा नहीं सोचा। इधर जब सिचुएशन बियॉन्ड कंट्रोल हो गई तो एक दिन एक बड़े से झगड़े के बाद में मुरलीधरन फ्यूरियस होकर इंडिया वापस लौट आया। वो इंडिया तो वापस आ गया था, बट बहुत लंबे टाइम तक काम से दूर रहने और नेगेटिव इमेज हो जाने के चलते मुरलीधरन का काम यहाँ रुक गया था, क्योंकि ये अफेयर से कहीं ना कहीं उसकी इमेज पे भी असर पड़ा था। काम ना चलने से अब उसे पैसों की तंगी होने लगी थी। इसीलिए एक दिन मुरलीधरन ने ओमाना को कॉल करके कहा कि उसे पैसे भेजे एंड इस बार ओमाना ने उसे मना कर दिया। ओमाना ने उससे कहा कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो नहीं भेज सकती। ओमाना के मना करने पर अब मुरलीधरन उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगा था। उसने कहा कि अगर वो उसकी डिमांड पूरी नहीं करेगी, वो उसे पैसे नहीं भेजेगी, तो वो मलेशियन अथॉरिटी से कांटेक्ट करेगा, उन्हें कॉल करेगा और उन्हें बताएगा कि ओमाना वहाँ पे फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक आइडेंटिटी के साथ में रह रही है, जिससे उसका क्लिनिक तो बंद होगा ही, साथ ही उसे जेल भी हो जाएगी। ओमाना ने उसे समझाया, बट मुरलीधरन अपनी बातों पे अड़ा रहा। अभी ये इंसिडेंट ने ना ओमाना की फीलिंग्स को कम्प्लीटली चेंज कर दिया था। जितना प्यार वो मुरलीधरन को करती थी, अब उससे भी कहीं ज्यादा उसे नफरत होने लगी थी। मुरलीधरन के लिए ओमाना ने अपने हस्बैंड, बच्चे, फैमिली सबको छोड़ दिया था, यहाँ तक कि फेक नाम से वो किसी और कंट्री में रह रही थी और अब वही मुरलीधरन उसे ब्लैकमेल कर रहा था, वो भी पैसों के लिए। ओमाना को यहाँ समझ आ गया था कि मुरलीधरन को कभी उससे प्यार था ही नहीं, बल्कि वो तो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ था। और यहीं से शुरू होता है वो रिवेंज जिसने ओमाना को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में डाल दिया था। ईयर था 1996। ओमाना ने अपनी क्लिनिक से 7 जुलाई से 14 जुलाई तक छुट्टी ली। 7 जुलाई को वो तिरुवनंतपुरम पहुंची और 14 जुलाई को उसे मलेशिया वापस जाना था। तिरुवनंतपुरम में ओमाना अपने साथ 2 लगेज बैग्स लेकर अपने भाई के घर गई एंड वहाँ उसने अपना इम्पोर्टेंट सामान और ज्वेलरी रखा एंड ऑन द सेम डे उसने अपने भाई से कहा कि उसे ऊटी में कुछ इम्पोर्टेंट काम है एंड अपने 2 लगेज बैग्स लेकर शी लेफ्ट फॉर ऊटी।
सो 1996 में होटल बुकिंग वॉज नॉट एज सिंपल एज टुडे। उसने कुछ होटल्स पे ट्राई किया बट उन्होंने रूम देने से मना कर दिया। सो शी वेंट टू द रेलवे स्टेशन, जहाँ रेलवे रिटायरिंग रूम को रेंट कर सकते हैं, जो कि उन ट्रेवलर्स के लिए होता है जो अपनी ट्रेन का वेट कर रहे होते हैं। एंड वहाँ उसने एक रूम बुक किया विद फेक नेम एंड एड्रेस। 8 जुलाई को वो मार्केट गई एंड वहाँ से उसने ट्रैश बैग्स, 2 सूटकेसेस एंड कुछ और सामान खरीदा। एंड आफ्टर दैट शी वेंट टू IGGI रिजॉर्ट टू बुक अ रूम। उसके बाद रिजॉर्ट से ही उसने मुरलीधरन को कॉल किया और IGGI रिजॉर्ट में आकर उसे पैसे ले जाने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि वो किसी को ये ना बताए कि वो यहाँ पर IGGI रिजॉर्ट में रुकी है और मुरलीधरन उससे मिलने आ रहा है। वो उसे पैसे देने के बाद तुरंत मलेशिया लौट जाएगी। मुरलीधरन तुरंत इस बात के लिए मान गया। On the 9th of July, मुरलीधरन came to the resort एंड ओमाना ने वो रूम को 3 डेज के लिए एक्सटेंड कर लिया। 9th को उन दोनों ने पूरा टाइम साथ में स्पेंड किया एंड 10th जुलाई को ओमाना ने वो 2 न्यू सूटकेसेस को रेलवे रिटायरिंग रूम में ले जाकर रख दिया एंड वापस IGGI रिजॉर्ट आ गई। एंड इसके बाद दोनों बाहर घूमने निकले। फिर कुछ टाइम के बाद में ओमाना मुरलीधरन के साथ एक रेस्टोरेंट गई जहाँ दोनों ने खाना खाया। एंड आफ्टर ईटिंग देयर मील्स ओमाना मुरलीधरन को एक बार में लेकर गई जहाँ पर मुरलीधरन ने खूब ड्रिंक की। एंड जब वो एकदम ड्रंक स्टेट में था तब वो मुरलीधरन को रेलवे रिटायरिंग रूम में लेकर गई, ये कहकर कि वहाँ उसके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है जो कि वो मलेशिया से लेकर आई है। वो गिफ्ट एक इंजेक्शन था जो कि बेड में मुरलीधरन की मैनलीनेस को इंक्रीज करेगा। मुरलीधरन ये सुनते ही खुश हो गया एंड अपनी ड्रंक स्टेट में ही वो एग्री हो गया वो इंजेक्शन लगवाने को। ओमाना ने वो दवा तुरंत ही मुरलीधरन को इंजेक्ट कर दी एंड इसके बाद ही वो धीरे धीरे अपनी कॉन्शियसनेस खोता जा रहा था और कुछ ही देर में उसकी वहीं डेथ हो गई। जो इंजेक्शन ओमाना ने उसे दिया था वो पॉइजन था, ना कि वो जो उसने मुरलीधरन को बताया था। मुरलीधरन की डेथ के बाद में ओमाना उसकी डेड बॉडी को घसीटते हुए बाथरूम में लेकर गई और अपने साथ लाए सर्जिकल नाइफ्स बाहर निकाले। पहले उसने मुरलीधरन की बॉडी पे स्मॉल कट्स लगाए, फिर सारा ब्लड एक जगह कलेक्ट किया एंड टॉयलेट में फ्लश कर दिया। उसके बाद ओमाना ने उसके सारे ऑर्गन्स निकाले, उनको छोटे छोटे पीसेस में काटा और फिर उन्हें भी फ्लश कर दिया। अब जो रिमेन्स बचे थे वो मसल्स एंड बोन्स थी। उसके बाद ओमाना ने एक बड़े नाइफ से उसकी बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काटा। उन बॉडी पीसेस को ट्रैश बैग्स में डालकर उन 2 सूटकेसेस में पैक किया जो उसने ऊटी में ही खरीदे थे। फिर बाथरूम को अच्छे से क्लीन किया, सारे ट्रेसेस मिटाए एंड देन शी वेंट टू IGGI रिजॉर्ट। वहाँ के बाथरूम में बिना उसने उन पीसेस को फ्लश करने की कोशिश की बट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ देयर साइज। एंड नेक्स्ट डे उसने अपने 4 लगेज बैग्स के साथ में चेकआउट किया। 2 बैग्स में उसका खुद का सामान था और 2 बैग्स में बॉडी पार्ट्स थे। वहाँ से वो कोयम्बटूर गई और वहाँ पर मंगला होटल में उसने रूम बुक किया एंड अगेन उसके बाथरूम में भी ना उसने उन पीसेस को फ्लश करने की कोशिश की बट अगेन वो डिस्पोज नहीं कर पाई और 3 दिन तक वो एक होटल से दूसरी होटल में भटकती रही बट वो बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज नहीं कर पाई। इतने दिन तक बॉडी पार्ट्स को सूटकेसेस में रखने पर उन बैग्स में से बिना अब स्मेल आने लगी थी, जिसको छुपाने के लिए उसने सूटकेसेस में बहुत सारा परफ्यूम डाला। अभी यहाँ पर ना ओमाना ने एक न्यू प्लान बनाया इन सूटकेसेस से छुटकारा पाने का। कोडेकनाल में सुसाइड पॉइंट नाम की एक डेंजरस वैली है जो कि बहुत ही घनी और बहुत ही गहरी है। ये 5000 फीट से भी ज्यादा नीचे है। इतनी ज़्यादा डेप्थ होने के कारण किसी की बॉडी को रिकवर करना या ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल टास्क है। और यहाँ ओमाना ने ये सोचा कि क्यों ना वो उन सूटकेसेस को ले जाकर कोडेकनाल के सुसाइड पॉइंट से नीचे फेंक दे। कोई बॉडी रिकवर भी नहीं कर पाएगा और वो फ्री हो जाएगी। ओमाना अब वहाँ से सीधे कोडेकनाल पहुंची और वहाँ जाकर उसने एक रूम बुक किया। रूम पहुंचकर सुसाइड पॉइंट जाने के लिए उसने एक टैक्सी को हायर किया। रूम से निकलने से पहले ही उसने सारे ट्रैश बैग्स पे और फिर सूटकेसेस पे बहुत सारा परफ्यूम डाला और फिर रूम से बाहर आकर खुद ही उसने सूटकेसेस को टैक्सी में रखा। ओमाना उस जगह तो पहुंच गई बट उसने देखा कि वो जगह काफी क्राउडेड है और 2 सूटकेसेस के साथ वो वहाँ जाएगी तो डेफिनेटली लोगों का अटेंशन उस पे जाएगा और अभी ना ओमाना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सो उसने वहाँ पर अपना प्लान चेंज कर दिया और टैक्सी ड्राइवर से वापस उसे होटल ड्रॉप करने को कहा। एंड जब वो लोग होटल वापस जा रहे थे तो रास्ते में ही कार का टायर पंचर हो गया। टैक्सी ड्राइवर ने ओमाना से कहा
कि उसे टायर फिक्स करने में काफी टाइम लगेगा और इतने टाइम यहाँ वेट करके वो परेशान हो जाएगी, तो इसीलिए वो उसके लिए यहाँ पर दूसरी टैक्सी हायर कर देगा। थोड़ा वेट करने के बाद में उस टैक्सी ड्राइवर ने एक वैन को हायर किया जो उसी तरफ जा रही थी और फिर उसने ओमाना को बताया। ओमाना कार से बाहर आई, खुद ही अपने सूटकेसेस को बाहर निकाला बिना किसी की हेल्प के और वैन में भी खुद ही रखे। वैन ड्राइवर की भी उसने हेल्प नहीं ली। अभी सूटकेसेस ना हैवी थे और उनको उठाने में ओमाना को डिफिकल्टी हो रही थी, बट फिर भी समहाउ उसने खुद ही उन्हें वैन में रखा था और ये बात उस वैन का ड्राइवर नोटिस कर रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा, बट उसने फिर इतना ध्यान नहीं दिया और आके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अभी ये टाइम तक परफ्यूम की स्मेल जा चुकी थी और ड्राइवर ने नोटिस किया कि एक अजीब सी स्मेल आ रही है पूरी वैन में। ये समझते उसको टाइम नहीं लगा कि ये स्मेल सूटकेसेस से आ रही है। उसने तुरंत ओमाना से पूछा, बट उसने ड्राइवर के क्वेश्चन को ही इग्नोर कर दिया। इधर स्मेल बढ़ती जा रही थी तो ड्राइवर बार बार उससे पूछने लगा। ओमाना को लगा कि अभी उसे कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, तो उसने प्लान किया ड्राइवर को अपनी साइड में करने का। ओमाना को लगा कि अगर उसने ड्राइवर को पैसे देकर अपने प्लान में शामिल कर दिया तो वो बॉडी से छुटकारा पाने में भी उसकी मदद कर सकता है। और यही सब सोचकर ओमाना ने ड्राइवर को सब बता दिया कि बैग में डेड बॉडी है और वो उसे ठिकाने लगाने के लिए जा रही है। अगर वो उसकी हेल्प करता है तो ओमाना उसे बहुत सारे पैसे भी देगी। ड्राइवर ये सुनते ही काफी डर गया। फिर उसने सोचा कि ये लेडी एक मर्डरर है और अगर वो यहाँ हाँ नहीं करता है तो क्या पता उसके साथ वो क्या करे, और इसीलिए ड्राइवर ओमाना की बात को मान जाता है। ड्राइवर ने उससे कहा कि वैसे वो एक जगह जानता है, वैसे तो वो जगह काफी दूर है, बट वहाँ वो लोग इजीली बॉडी को डिस्पोज कर पाएंगे। ड्राइवर की बात सुनकर ओमाना बिल्कुल फ्री हो गई। उसे लगा कि चलो फाइनली वो बॉडी को ठिकाने लगा पाएगी। ओमाना ने उसी वक्त ड्राइवर को हाँ कर दिया और वो लोग उसी लोकेशन की तरफ जाने लगे। काफी थकान होने के कारण ओमाना को वैन में ही नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद में वो वैन एक जगह पर जाकर रुकती है और जल्दी से वो ड्राइवर उस वैन से बाहर निकलता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि इस वैन में डेड बॉडी है। उसकी आवाज से ओमाना की भी नींद खुल गई। जब उसने वैन के बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। वैन पुलिस स्टेशन के बाहर थी। पुलिस ने व्हीकल को तुरंत ही चारों तरफ से घेर लिया एंड ओमाना को बाहर आने को कहा। उसके लगेज बैग्स भी खोले गए, जहां बैग खुलते ही उसमें से एक चॉप्ड हैंड बाहर आया। पुलिस ने तुरंत ओमाना को अरेस्ट किया और बैग्स को भी ले लिया। इंटेरोगेशन स्ट्रिक्टली हुई और ओमाना ने अपने सारे क्राइम्स को कन्फेस कर लिया था। ऊटी वेस्ट पुलिस ने केस रजिस्टर किया एंड 15 जून 1998 में चार्जशीट फाइल हुई। ओमाना चार्जशीट और डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज को कभी इंग्लिश में तो कभी मलयालम में मांगकर ट्रायल के प्रोसेस को डिले करती रही और इसी तरह ये केस चलता रहा। 5 साल जेल में रहने के बाद में 2001 में उसने बेल के लिए अप्लाई किया एंड समहाउ उसे जनवरी 21 को बेल भी मिल गई। जैसे ही ओमाना जेल से बाहर आई उसने छुपते छुपाते फेक पासपोर्ट और फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए और 29 जैन को वो फरार हो गई। 29 जनवरी के बाद में ओमाना को किसी ने नहीं देखा और तब से लेकर अब तक ओमाना पकड़ी नहीं गई है। इंटरपोल ने फिर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में उसका नाम डाल दिया। 2009 में ओमाना ने एक बार अपने बेटे को कॉल किया और बताया कि वो मलेशिया में है और उस वक्त इंडियन पुलिस और मलेशियन पुलिस दोनों ने उसे ढूंढा, बट ओमाना उन्हें कहीं नहीं मिली। अक्टूबर 2017 में मलेशिया के सेलंगोर की एक बिल्डिंग से गिरकर एक लेडी की डेथ हो जाती है। वो एक्सीडेंट था या सुसाइड ये क्लियर नहीं हुआ था। जब वो लेडी की फोटोज बाहर आई और मलेशियन अथॉरिटीज को भी पता चला कि ये लेडी इंडिया से है, तो वहाँ के न्यूज़पेपर में भी एक नोटिस के साथ में वो फोटो छपवाई गई। उस लेडी की फोटोज और ओमाना की फोटोज में सिमिलैरिटीज थी। जल्दी ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये डॉक्टर ओमाना हो सकती है। पुलिस ने ओमाना के फैमिली मेंबर से भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि हाँ दोनों में सिमिलैरिटीज तो है। लेकिन तभी एक और लेडी ने पुलिस से कांटेक्ट किया और बताया कि ये डॉक्टर ओमाना नहीं बल्कि उसकी बहन मर्लिन रूबी है। डीएनए टेस्ट के बाद में ये कंफर्म हो गया था कि ये बॉडी तिरुवनंतपुरम से बिलोंग करने वाली मर्लिन रूबी की है। पहचान होने के बाद उसे केरला लाया गया और यहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन आज भी ये पता नहीं चल पाया कि ओमाना आखिर है कहाँ। इंडिया और मलेशिया दोनों कंट्रीज की पुलिस से वो आज तक बची हुई है। इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले केस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।